नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर स्थित जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के भव्य उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। उसे लेकर दुनिया भर के निवेशकों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी भारत दुनिया की 11वीं इकोनॉमी था, लेकिन बीते 10 वर्षों में हमने 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सफर तय किया है। इस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था का आकार, कुल निर्यात और एफडीआई भी करीब दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने बीते 10 साल में आधारभूत ढांचे पर खर्च भी करीब 2 ट्रिलियन से बढ़ाकर 11 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा दिया है। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेटा और डिलीवरी की ताकत दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सफलता में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर की अहम भूमिका है और आने वाले समय में दुनिया इसकी असली ताकत देखेगी। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के पहले दिन राजनयिक देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री से समिट पधारे जाने जापान के राजदूत केइची ओनो, स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिसाकी, पोलैंड राजदूतावास की डिप्टी स्पीकर थतोरा विद्या नियंत्रण में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। आईटीडीसी के संजय पुरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। मुलाकात के दौरान सीएम शर्मा ने निवेशकों के साथ में राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं के बारे में चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए हर प्रकार की सुविधाएं, रियायतें और सहायता उपलब्ध करवा रही है। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने और सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए प्रक्रिया में लगने वाला समय कम कर दिया गया है। और आपको बता दें कि साथ ही जानकारी देते हुए सीएम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने के लिए 10 नई नीतियां लागू की है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से पोलैंड की डिप्टी स्पीकर डोरोटा नेडजिला से सोमवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान में मुलाकात हुई है। देवनानी ने पोलैंड के संसदीय दल का राजस्थान आगमन पर अभिवादन किया और उन्हें राजस्थान विधानसभा की प्राकृतिक भेंट की है। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और नेडजिला का संसदीय व्यवस्थाओं और परंपराओं, नियमों, सदस्य संख्या और उनकी व्यवस्था और संसदीय समितियों की कार्य व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई है। देवनानी को नेडजिला में पोलैंड की पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या, वहां की कार्य व्यवस्था के साथ ही सदस्यीय समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनकी शासन में महत्वता के बारे में जानकारी दी है। देवनानी ने पोलैंड के संसदीय दल को राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या के साथ में विधानसभा की कार्य व्यवस्थाएं, परंपराओं और विधानसभा में किए जा रहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नवाचारों के बारे में बताया। देवनानी से पोलैंड की डिप्टी स्पीकर ने भेंट की है और देवनानी ने विधानसभा के बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी। उधर केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत सतत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2032 तक देश की ऊर्जा मांग दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे महत्वाकांक्षी
आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि इस समिट के माध्यम से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरी सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकसित राज्य बनने जा रहा है। उधर यूरोप में रहकर राजस्थानी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाने वाली दौसा की बहू धोली मीणा ने यूरोप में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया और जिसमें विदेशी लोगों एवं भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धोली मीणा ने बताया कि यूरोपियन देश पोलैंड, माल्टा और मध्य अमेरिकी देश पनामा के लोग उपस्थित रहे। धोली ने विदेशी महिलाओं को दाल बाटी बनाना भी सिखाया और इस दौरान धोली ने बताया कि उन्होंने विदेशी मेहमानों एवं भारतीय समुदाय के लोगों को पारंपरिक भारतीय व्यंजन दाल बाटी परोसा और विदेशी महिलाओं ने धोली मीणा से रोटी बनाना भी सीखा। और दूसरी वहीं धोली मीणा ने बताया कि पोलैंड देश की नतालिया कार्दश को लेकर जो योग गुरु हैं कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। नतालिया ने भारतीय व्यंजनों को जमकर तारीफ कर यूरोपियन लोगों और भारतीय समुदाय के लोगों ने स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धोली मीणा का आभार व्यक्त किया है। और इसके बाद राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है और देश और दुनिया से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और निवेशक यहां पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आप सभी का अभिनंदन है। इसी के साथ पीएम मोदी ने राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दी है। उधर आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा देश का प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान में आमजन का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। जयपुर जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर का प्रकृति परीक्षण कर जिला न्यायालय परिसर में अभियान की शुरुआत की गई है। जिला न्यायालय में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिवक्ता और आने वाले परिवर्तियों का प्राकृतिक परीक्षण किया गया है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के उपनिदेशक चंद्रशेखर शर्मा और प्रशासन अधिकारी नरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 चिकित्सकों की टीम ने जिला न्यायालय परिसर में 400 से अधिक आमजन का प्राकृतिक प्रशिक्षण और अभियान की शुरुआत की है। देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा पूरे जयपुर शहर और जयपुर के आसपास के जिलों में भी बड़े स्तर पर आमजन का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों, कस्बों से लेकर सुदूर डाढ़ी तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राज्य बनाने की दिशा में स्वास्थ्य परिदृश्य के ढांचागत विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि पिछले 1 वर्ष में बीकानेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचागत विकास के क्रम में फूलासर बड़ा में 55 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र और पांचों में 110 लाख रुपए की लागत से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन बनाया गया है और नोखा तहसील के मूलवास सिल्वा में भामाशाहों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाया गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों में हुआ है। कुचौर आथुगुड़ी में 1.42 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवा विस्तार के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला और लूणकरणसर में और बज्जू को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है और यहां पर विशेष सेवाएं और ऑपरेशन जैसी उच्च स्तरीय सेवाएं मजबूत होंगी।
मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और कार्यक्रम में ब्लॉक मुंडावर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ में भाग लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई और कार्यक्रम के तहत जो है छात्र छात्राओं द्वारा लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वाद्य यंत्र और वादन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य और पेंटिंग आदि की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया रहे और जबकि अध्यक्षता मुंडावर तहसीलदार लोकेश कुमार ने की और कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संपत राम मीणा ने प्रतिभागियों और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें हार या जीत की चिंता किए बिना अपनी कला और को जो है प्रस्तुत करना चाहिए। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें 540 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसमें विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे सामूहिक लोकनृत्य, एकल लोकनृत्य और जो सामूहिक गायन, एकल गायन और चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग्स के अलावा क्या है कि जो राजस्थान की और भारत की जो लोक संस्कृति है उनके बारे में प्रतिभा संभागी रहेंगे और अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। उधर राजगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार गोल सर्किल स्थित दी अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में चोरों ने रविवार को सेंधमारी कर खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ब्रांच मैनेजर मुकेश वर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि रविवार की रात को पीछे से खिड़की तोड़कर सेंधमारी कर बैंक में रखी एक अलमारी का लॉक तोड़कर सुरक्षा गार्ड की 12 बोर की बंदूक और 10 कारतूस सहित बंदूक का लाइसेंस चोरी करके ले गए और सर्वर के साथ भी छेड़छाड़ी की गई है। और आपको बता दें कि इसमें अलावा जो है बैंक के कैश रूम की दीवार तोड़कर कैश की तिजोरी लॉक खोलने की भी कोशिश की गई, लेकिन नहीं खुली, तो जिस कारण करीब 18 लाख रुपए बच गए। वहीं बैंक के अन्य सामान के साथ में जो है छेड़छाड़ की गई है। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। बैंक पीछे से तोड़ के और कैश रूम में मेरी बैंक बंदूक रखी थी। अज्ञात चोर मेरी बंदूक, 10 कारतूस और लाइसेंस को लेके रात को चले गए। बंदूक कौन सी थी? 12 बोर। पैसे कैश नहीं लेके मेरी बंदूक को ले, कैश में तिजोरी में सलाई थी में वो कटर, लेकिन वो उसमें नहीं चली। नाइट में गाड़ी की व्यवस्था नहीं है क्या? नाइट में गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। गरीब रात बैंक के अंदर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई। चोरी के अंदर गया, जो चोर थे वो बैंक के पीछे के रास्ते से जाली तोड़ के अंदर आए और अंदर आने के बाद में जिस रूम में हमारा केस में होता है उस रूम की दीवार तोड़ के वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तिजोरी उनसे टूटी नहीं, तो हमारी जो केस था उसकी चोरी तो हो नहीं पाई। लेकिन हमारे गार्ड साहब की बंदूक, लाइसेंस और 10 जिंदा कारतूस वो चोर करके ले गए। एफआईआर कराई थी? एफआईआर मैंने दर्ज कराई थी, तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हम आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। और ये कोऑपरेटिव बैंक है, वो राजगढ़ में गोल चौराहे पे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई की नेशनल काउंसिल के सदस्यों को इंटरनेशनल के दौरान जो है इंटरेक्शन के दौरान संबोधित किया गया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन में सीआईआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही निवेशकों और राज्य सरकार के बीच में एक मजबूत सेतु का कार्य किया है। इन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल से एक समिट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां विचारों का आदान प्रदान, साझेदारी और भविष्य के विकास की एक मजबूत नींव रखी जा रही है। वहीं सीएम ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान की औद्योगिक समृद्धि की आधारशिला है। राजस्थान में मिनरल्स, प्राकृतिक गैस, पर्यटन और शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के साथ हमारे विकसित राजस्थान के विजन को साकार करते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है।
उधर टोंक में बीजेपी की जिला संगठन पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश से आए संगठन पर्व के जिला प्रभारी हरेंद्र शर्मा और बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता का जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और बैठक में मंडल स्तर पर आयोजित संगठन पर्व को लेकर जिला अध्यक्ष ने प्रस्तावना रखी और मेहता ने कहा कि टोंक के 25 में से 15 मंडलों में बूथ समितियों का गठन हो चुका है और शेष भी अगले 1 या 2 दिनों में पूरी होकर बूथ संरचना का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में 1099 बूथों में से ये कार्य निरंतर प्रक्रिया से होता हुआ पूर्ण होने के करीब है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत से कार्य किया है और संगठन पर्व पार्टी की महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है। और आपको बता दें कि पार्टी ने देश भर में 12 करोड़ सदस्य बना लिए हैं और हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। सक्रिय सदस्यता में भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। उधर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन हुए कंट्री सेशन जापान में वर्सिटिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड बियॉन्ड विषय पर जापान और राजस्थान के जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों द्वारा निवेशकों ने विस्तार से मंथन किया। और विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जापान के साथ में राजस्थान के साथ लगभग 1.5 दशक पुराने रिश्ते रहे हैं। जायका और जेट्रो कई सालों से राज्य के साथ में जुड़कर बेहतरीन काम कर रहे हैं। नीमराना में जापान की करीब 48 कंपनियों की ओर से अच्छा निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के मध्य निवेश का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहन समीक्षा की है और बैठक में
कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी उपस्थित रहीं और साथ ही जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा, एसपी मनीष त्रिपाठी, एडिशनल एसपी महेंद्र पारीक सहित समस्त पुलिस उपाधीक्षक मौजूद रहे और गृह राज्य मंत्री वेडम ने विभिन्न अपराधों जैसे लूट, हत्या, डकैती, मारपीट, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी आदि प्रकरणों की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कई प्रकार के अपराध दर्ज प्रकरण की स्थिति को देखा है। साथ ही आपको बता दें कि साइबर क्राइम को लेकर भी विशेष रूप से सजग रहने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से बैठक में सड़क हादसों और उनकी रोकथाम के उपायों, आपराधिक घटनाओं पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं महिलाओं को और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सजग रहने पर जोर दिया गया है। साथ ही पुलिस संसाधनों और जनशक्ति को मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। उधर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तिरुपति बालाजी की ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इस ट्रेन में 780 यात्री तिरुपति बालाजी की यात्रा पर गए हैं। इनमें अजमेर संभाग के 293 यात्री शामिल हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की ट्रेन को रवाना करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना एक पुनीत कार्य है और राज्य सरकार को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय स्वागत योग्य है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वे अपने इष्ट के स्थान पर तीर्थ यात्रा के लिए जाए। सरकार उनका ये सपना पूरा कर रही है। उन्होंने देवस्थान विभाग को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि यह यात्रा सभी के लिए मंगलमय होगी। उधर जयपुर में रोटरी क्लब की ओर से रोटरी भवन चर्च रोड पर साहित्य का सम्मान समाज का अभियान कार्यक्रम तहत राजस्थान के चुनिंदा साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। इन साहित्यकारों में डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, कुसुम, विनोद गौड़ और मधुर एस भाग्यम शर्मा, विजय सिंह नाहटा का शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया है। इस दौड़ विनोद गौड़ ने इस दौरान उन्होंने उद्बोधन में कहा कि संवेदना पर टिका हुआ है। आज के युग में जहां संवेदना कम होती जा रही है, वहीं पर ये युवा साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से संवेदनाओं को फिर से समाज में जागरूक करने की पहल कर रहे हैं। साहित्य लिखने की कला उन्हें उनके पिताजी से आनुवांशिक मिली है, जिसको समाज सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एस भाग्यम शर्मा तमिल साहित्यकार हैं। साहित्यकार विजय सिंह नाहटा राजस्थान सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं बीकानेर से दे रहे हैं। उधर राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को पुलिस में शिकायत करना और एक लूट के मामले में गवाही देने का विचार करना भारी पड़ गया। दरअसल 12 भड़कोल चौकी से पानी की पाइपलाइन जोड़ने आई पुलिस ने एक परिवार के साथ में सरेआम जमकर मारपीट की। पुलिस की ओर से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिलेटा गांव निवासी महबूब खान ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले महीने की 27 तारीख को गांव के युवक के साथ में गांव के ही अन्य युवकों ने हजारों रुपयों की लूट की थी। जिस लूट की वारदात को उसने देख लिया था, लेकिन किसी को बताया नहीं था। हालांकि आरोपी को डर था कि वो पुलिस को शिकायत दे देगा, जिसके चलते आरोपी महबूब खान को डरा धमका रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित महबूब खान ने पुलिस को दी। वहीं पीड़ित का कहना है कि इस मामले में पुलिस की साठगांठ है, जिसके चलते पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस वाले आज मेरे घर पे जबरदस्ती घर वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। 3-3 गाड़ी लेके लेडीज पुलिस लेके और मार रही है। भाई को मारा, बीवी को मारा और बच्चों को मारा। क्योंकि सर वो वीडियो बना रहे थे। घटना एक ऐसी है कि 27/11/2024 को एक लूट की घटना हुई थी हमारे गांव में सर। और लूट की घटना का मैंने देखा था आंखों से। तो उसी से जो आरोपी था लूट करने वाला, वो मेरे पड़ोस में रहता है। तो वो सर उसकी लाइन मेरे खेत से जा रही थी पानी की। उसमें मेरे इकरारनामा था कि आप पानी पियोगे आराम से इसमें से,
और उसने फिर उसको मेरे को दबाने के लिए कि आप उसमें घावा देंगे, आपने देखा है मैटर को, तो वो जो है कि एक तरीके से मेरे को वो कनेक्शन भी काट गया और उसने खुद ने मैटर बनाने के लिए पानी की लाइन को उखाड़ गया और उखाड़ने के साथ पुलिस ने शिकायत दी कि मेरी पाइपलाइन महबूब ने उखाड़ी है। जैसे ही पुलिस ने मेरे ऊपर फोन किया मेरे को और पुलिस ने डराया धमकाया कि आप कहाँ हो इस समय, तो मैंने कहा कि मैं मेरे घर हूं। तो पुलिस आई और पुलिस ने जो है कि जबरदस्ती मेरे घर में शाम को 7 बजे घुस गई। उस समय छोटा मोटा वीडियो बना हम पे और एक तरीके से पुलिस मेरे को और परिवार को डरा धमका के चली गई। अब सुबह 10 बजे हम आएंगे और ये पानी का लाइन जोड़ेंगे, जबकि हमने कुछ उनसे कैसा भी हमने बर्ताव व्यवहारिक जो है कि पुलिस ने मारपीट तो आज की है। उधर बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 6 दिसंबर की रात को कस्बे में 4 ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी विक्रम मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उधर जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने रविवार को गांधीनगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर जो है उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। और इस दौरान राठौड़ ने कहा कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। जनवरी 2011 के पश्चात बीते 13 वर्षों में कोई भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं पाया गया है। मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में 55 और अफगानिस्तान में 23 पोलियो के केस पाए गए हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के करीब 87.50 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। हकीम साहब से कैसे जुड़ी आप? ये एक बार काफी टाइम हो गया, 5 साल हो गए होंगे। तो मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा था सर का। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए दवा मंगाई थी सर से। कौन सी दवा? पी केयर। तो उसको मैंने 1 साल तक काफी अच्छा, उसको बहुत रिलीफ मिला है अभी तक। क्या दिक्कत थी बेटे को? फिस्टुला की प्रॉब्लम थी जी। बच्चे की उम्र 21। तो अभी कैसे हैं वो? ठीक है, बेहतर है जी। अभी मतलब लास्ट डे उनको सर्जरी होने वाली थी वैसे तो, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वो दवा से ही उनको आराम मिल गया था, वो ठीक हो गए थे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all with the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।